अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी बातचीत है वो गुज़रे वाला फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के बारे में होगी। इसके बारे में फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के बारे में होगी। और अगर बंदा आपसे ये पूछ ले कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है तो आप क्या डेफिनेशन बताएंगे? पहले बात ये बताओ, ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी क्या होती है? ये बेटा पहली बात तो याद रखना, ये फोर्स होती है, द फोर्स। ये क्या है? इस चीज पर गौर कर लो। विद विच, जिसके साथ अर्थ कौन attracts a body towards its center या towards it is called ग्रेविटी। तो ग्रेविटी असल में क्या है? कुव्वत है। जिसके साथ, विद कहते हैं साथ, विच कहते हैं जिसके। कौन? अर्थ, जमीन। जमीन क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, खींचती है। सुन रहे? किसको? ए बॉडी, एक जिस्म को टूवर्ड्स की तरफ, इट्स टूवर्ड्स इट, अपनी तरफ। इट्स से मुराद अर्थ है। इस कॉल्ड ग्रेविटी। उस कुव्वत को हम ग्रेविटी कहते हैं, कशिश सकल कहते हैं। लेकिन मेरी बात सुने, अक्ल तो ये कहती है कि मैं अगर इस पेन को यहाँ पे छोड़ूं तो ये यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन ये कहाँ जाता है? क्यों? ये पेन देखे, मैं इसको आगे को धक्का लगा रहा हूँ, आगे जाएगा। पीछे को लगा रहा हूँ, पीछे जाएगा। दाएं लगा रहा हूँ, दाएं जाएगा। बाएं लगा रहा हूँ, बाएं जाएगा। नीचे लगाऊंगा तो नीचे जाएगा। और अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे करके छोड़ते हैं, वो सीधा किधर जाता है? बॉडी पर जिस सिमत में फोर्स लगेगी, बॉडी उसी सिमत में मूव करेगी। इसका मतलब इस पर किस सिमत में फोर्स लग रही है? नीचे तो कुछ और है नहीं, जमीन ही है। तो फिर जमीन खींचती है चीजों को, नहीं खींचती? तो ये वो कुव्वत है जिसके साथ जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। समझ आ गया? मेरी बात समझ आई नहीं आई? तो जब जमीन किसी चीज को खींचती है तो वो चीज क्या करती है? जमीन की तरफ गिरती है, फॉल करती है। तो किसी भी बॉडी की मोशन, किसी भी बॉडी की अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जमीन की कशिश के तहत जब कोई बॉडी मूव करे, उसको हम क्या कहते हैं? उससे हम क्या कहते हैं? उस मोशन को हम कौन सी मोशन कहते हैं? फ्रीली या फ्री फॉल मोशन। कौन सी मोशन? द मोशन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जमीन की कशिश की वजह से जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, तो जो ऊपर से नीचे मूवमेंट है जमीन की कशिश की वजह से, इसको फ्री फॉल मोशन कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो जो आप लोगों के जहन में है जी डेफिनेशन ग्रेविटी की, वो आज ज़्यादा क्लियर होगी। अब फ्री फॉल मोशन क्या होती है? तो क्या ये मोशन है? द मोशन
ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। प्रॉब्लम किसी तो ये मोशन होती है किसके तहत? हरकत है, हरकत जमीन की कशिश की वजह से। ड्यू टू का मतलब है की वजह से, क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी किसे कहते हैं? कशिश थकल, कशिश थकल, समझ आया? तो ये हरकत है किसकी वजह से? जमीन की कशिश की वजह से। इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। इसे हम आजादाना हरकत कहते हैं। आजादाना गिरने वाली हरकत, आजाद गिरती हुई हरकत, आजाद गिरने की हरकत। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वो क्या होंगी? बेटा एक बात याद रखना कि जमीन जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाती है और उसको अपनी तरफ खींचती है तो उस बॉडी में क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। क्या पैदा होता है? तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। याद है मैंने बताया था कि फोर्स बॉडी की मोशन को 3 तरीके से चेंज करती है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से जो बॉडी की मोशन में इंक्रीमेंट आता है तो उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द एक्सेलरेशन, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी असल में फोर्स है, ठीक है? इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है जी? द एक्सेलरेशन ड्यू टू की वजह से, ग्रेविटी कशिश की वजह से, जमीन की कशिश की वजह से। याद रखना, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। स्मॉल जी फोर्स नहीं होती, क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और ग्रेविटी असल में फोर्स है, क्या? और इसका यूनिट न्यूटन होता है। इन दोनों में फर्क याद रखिए। अक्सर बच्चे स्मॉल जी को ग्रेविटी कह रहे होते हैं। स्मॉल जी ग्रेविटी नहीं है, ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। ये पेन यहां पे रेस्ट में था, जब मैं छोड़ूंगा सीधा किधर जाएगा? नीचे। तो इसकी मोशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, आस्ता आस्ता तेज होती जाएगी। तो इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है जमीन की कशिश की वजह से, उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसकी वैल्यू गौर से सुनना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इट्स वैल्यू इज, कितनी है इसकी वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट हम यहां पे इसको लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपकी बुक पे राउंड ऑफ करो तो 10 ही आएगा ना। आगे इंशाल्लाह जब आप जाएंगे तो आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे हायर क्लासेस में। अभी आपने कितनी लेनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रॉब्लम म्यूजिक। अब मेरी बात गौर से सुनना। जब एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, ये एक बॉडी हमारे पास यहाँ पे थी, इसकी हाइट थी h जमीन से। जब ये यहां से नीचे गिरेगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। ये बात याद रखना। जब एक बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉल करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा? g के बराबर, जो कि कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो चीजें तो आपको वैसे पता चल गई नहीं? दो चीजें तो आपको वैसे पता चल जाएगी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए। जब बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉल करेगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी हमेशा, और एक्सेलरेशन कितना होगा? g के बराबर। और मजे की बात, जब बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉल करे, ठीक है, जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरे, ठीक है, तो याद रखना g पॉजिटिव होगा। क्या मैं कह रहा हूं? व्हेन
body falls from top to bottom. इस टॉप टू बॉटम का मतलब ये है टूवर्ड्स अर्थ, जमीन की तरफ आए। मेरी बात समझ आई है? इसका मतलब ये है बॉडी जमीन की तरफ ऊपर से नीचे गिरे, तो जी इज पॉजिटिव। ये बात समझ आ गई? और अगर आप एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हो, यहां से क्या किया, बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका, यहां से ऊपर जाके बॉडी रुकेगी। बॉल फेंकते हो ना, वो ऊपर जाकर रुकेगी, तो अब फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। समझ आ? जैसे बंदूक से गोली चलाते हो ना, तो सीधी ऊपर जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब मुझे ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी? ऊपर के सिम में ना, लेकिन जी हमेशा किधर होता है? अच्छा एक और बात है कि बात बताओ जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है ज्यादा होती है? उसकी वेलोसिटी आस्ते आस्ते बढ़ती है कम होती है? जब नीचे से बॉडी को ऊपर फेंक दो, पेन को ऊपर फेंकूंगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ऊपर जाते हुए? कभी नहीं देखा? बॉल है कोई, देखो अब नीचे से आपने किसी चीज को फेंका क्यों कर, आस्ता आस्ता क्या होता है, ऊपर जाकर रुकता है और फिर नीचे आता है। तो रुकेगा क्यों? जब आस्ता आस्ता उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी तो रुकेगा। कभी नहीं फेंकी बॉल ऊपर, बॉल ऊपर फेंक तो फिर वापस नीचे आ जाती है। तो क्यों नीचे आया? क्योंकि कहीं तो रुकी होगी और फिर वापस नीचे आ रही। तो जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, बताओ वेलोसिटी डिक्रीज करती है इंक्रीज करती है? नीचे से ऊपर जाते हुए बढ़ेगी कम होगी वेलोसिटी? यहां से देखो मैंने छोड़ा वेलोसिटी जीरो है, अब ये नीचे जा रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी ना। नीचे से ऊपर फेंकते वेलोसिटी क्या होती है? ऊपर आकर रुक जाती है, कम होती है। तो जब एक बॉडी फ्रॉम बॉटम टू टॉप मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है, किधर मूव करती है? अपवर्ड मूव करती है, तो बेटा वेलोसिटी डिक्रीज करती है। क्लियर हो? वेलोसिटी डिक्रीजेस। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी जी क्या होगा? नेगेटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब बॉडी अपवर्ड मूव करती है, इनिशियल वेलोसिटी की सिम्त क्या होती है? ऊपर, और जी हमेशा किधर होता है? नीचे। तो हर वो चीज जो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट होगी वो क्या होगी? मैंने 5 कंडीशंस बताई थी कि इनिशियल वेलोसिटी की सिम्त हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो चीजें इनिशियल वेलोसिटी की सिम्त में होती है उन्हें भी हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, और जो चीजें इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट होते हैं उन्हें क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। याद है? ये मैंने 6 कंडीशंस बताई थी। इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज पॉजिटिव, द क्वांटिटीज व्हिच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और छठी कंडीशन है द क्वांटिटीज व्हिच आर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज नेगेटिव। कुछ बात समझ आई? तो अब जब बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो बेटा जी तो उसके अपोजिट है, इसी वजह से वेलोसिटी कम होती है। देखो हमने एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स पढ़ी है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, याद आया, और दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ती है और नेगेटिव में कम होती है। जब बॉडी नीचे से ऊपर मूव करती है उसकी वेलोसिटी कम होती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का होता है नेगेटिव। एक रीजन ये है बाय डेफिनेशन, व्हेन द बॉडी मूव्स अपवर्ड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस विद द टाइम, ठीक है, एंड एट लास्ट द बॉडी स्टॉप्स, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी जीरो, और फिर वो वापस जाना शुरू करती है। ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता? अब एक बंदा यहां से नीचे से पत्थर फेंकता है ऊपर, फुल जोर से ऊपर के साथ, यहां पत्थर पहुंचा, रुका, बंदा यहां इसके नीचे आके खड़ा हो जाए यहां, तो पत्थर तो उसको कुछ नहीं कहेगा ना, नीचे आके पत्थर रुक जाएगा तो कुछ भी नहीं कहेगा। पत्थर जिस वेलोसिटी से पत्थर फेंका था ना ऊपर, उसी वेलोसिटी से वापस आके सर में लगेगा। अब मेरी बात सुने, एक बंदा यहां से बुलेट फायर करता है, क्या करता है? गोली मारता है पिस्टल से, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? पिस्टल से उसने फायर किया, सही दबा के दबंग किस्म का फायर किया, ठीक है,
गोली निकली यहां से और किधर गई सीधी, गोली कहां जा रही है, ऊपर, इधर जाकर रुकी, फिर किधर आएगी, वापस आएगी नहीं आएगी, आएगी सर। और बंदा नीचे आके खड़ा हो जाए, बंदा नीचे आके जैसे पत्थर कहते हैं वापस आके जितनी स्पीड से ऊपर फेंका था उतनी से लगेगा, तो जिस स्पीड से गोली निकली थी क्या उसी से नहीं लगेगी। इसलिए कहते हैं बिल्कुल सीधी नाली करके गोली नहीं मारनी चाहिए। कराची में मेरे एक टीचर ने हमें बताया था कि कराची में उन्होंने फायरिंग ऐसे की, सिंध में, ठीक है, तो बस गोली आगे से नोकदार होती है, आगे से नुकीली होती है, फ्रैक्शन बहुत कम होती है, फ्रिक्शन बहुत, इस वजह से डायरेक्शन ही चेंज होती है उसकी। इन्हें टेढ़ी करके यूं चलानी चाहिए गोली, कभी सीधी करके मत चलाओ। जब ये सीधी ऊपर जाएगी, जिस स्पीड से गई है यहां से निकल कर ऊपर जाके रुकेगी, वापस उसकी रफ्तार बढ़ेगी, बढ़ते 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 जिससे निकली थी उसी से यहां पहुंचेगी। बंदे भरे थे, इससे मेरे टीचर ने बताया था मुझे, और ये हकीकत पर मबनी चीज है, कोई झूठ नहीं। समझ आया या नहीं आया? सो जुरे वाला, जब बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है आस्ता आस्ता, और फाइनल वेलोसिटी क्या जाती है, टॉप पीकेस्ट पॉइंट पे जाके जीरो, वीएफ जीरो होती है। जब नीचे से बॉडी ऊपर को मूव करती है तो टॉप पे वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, जी इज नेगेटिव। बात समझ आई? व्हेन ए बॉडी मूव्स अपवर्ड, किधर मूव करेगी, अपवर्ड, तो जी इज नेगेटिव, ये बात याद रहेगी। और जब एक बॉडी किधर मूव करेगी, डाउनवर्ड, किधर मूव करेगी, डाउनवर्ड, इसको आप डाउनवर्ड भी कह सकते हो, ऊपर से नीचे, तो फिर क्या होगा, जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि अब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी, और इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे है, और जी भी कहां पे, नीचे है, जमीन नीचे खींचती है ना, जी हमेशा नीचे के सिम में होता है। समझ आया है नहीं आया? अगर किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई तो मुझसे दोबारा पूछ लो। ये बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करती है, ऊपर से नीचे मूव करती है, जी पॉजिटिव लेते हैं, नीचे से ऊपर मूव करेगी तो जी नेगेटिव लेंगे, क्योंकि उस टाइम वेलोसिटी डिक्रीज करती है। और जब बॉडी नीचे से ऊपर मूव करती है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, ऊपर से नीचे मूव करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। क्लियर हो गया? ये कुछ बातें मैंने आपको बतानी थी भाई साहब। अब आप इधर आ जाए। अच्छा, अब मेरी बात सुने, जब बॉडी फ्रॉम टॉप, जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, जी के बराबर। इधर देखो, समझ आ गया? जब बॉडी नीचे को मूव करेगी तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, जी के बराबर। और डिस्टेंस जो बॉडी मूव करेगी वो किसके बराबर आ जाएगा, हाइट के बराबर। और जितनी हाइट है बॉडी ने उतनी फॉल करना है ना, हाइट से ज्यादा तो फॉल तो नहीं कर सकती। सो लिहाजा बेटा जो डिस्टेंस है एस हम उसको एच से रिप्लेस करेंगे, और जो ए है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, जी से। अब आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस, जहां ए टी था वहां पे क्या डाल दोगे, जी टी। पहली इक्वेशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए जहां पे ए होगा वहां पे जी आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, जहां पे ए है वहां पे क्या डाल दोगे, जी टी स्क्वायर। क्लियर हुआ? थर्ड इक्वेशन थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो जहां पे, सुन रहे हो, अच्छा मजे की बात, एक गलती हुई है मुझसे यहाँ पे, क्या, जहां पे s होगा वहां पे क्या डालेंगे, h डालेंगे। समझ आया नहीं है? तो यहाँ पे h आ जाएगा। अब तीसरी देखो, यहाँ पे h आएगा, यहाँ पे g आएगा, तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तो मैंने कौन सी डाली, तीन इक्वेशंस। चौथी क्या थी, s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टी, याद है? तो जहां पे s है वहां पे क्या आ जाएगा, h। तो क्या आ जाएगा, वी एफ प्लस वी आई भी कर सकते हो ना, वी आई बाद में कर दो, वी एफ पहले, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स टी। ठीक है जी। और पांचवी इक्वेशन क्या थी,
S इज इक्वल टू VFT माइनस हाफ AT स्क्वायर। सो बेटा जहां पे S है वहां पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, जहां पे VF है वहां पे VFT आ जाएगा माइनस हाफ GT स्क्वायर, जहां पे A है वहां पे G आ जाएगा। तो H इज इक्वल टू VFT माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये 5 इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 मैंने ये लिख दी। जहां पे S है वहां पे H डालना, जहां पे A है वहां पे G डालना फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपने देख ली है। अब जरा आप इधर आ जाए, ये कुछ हमने अब आपके बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है, ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन। कहता है कुछ हाइट से किसी चीज को, कभी थूका छत पे खड़े हो गए, मेरा थूक पहले जाएगा इसका थूक बाद में जाएगा, करते हो नहीं करते, बच्चे करते हैं ना। तो कोई चीज आप छत से नीचे फेंके, कभी कभी बच्चे पर फेंकते हैं तो ऐसे 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 करता करता नीचे आता है, ऐसे ही है ना। तो कहते ड्रॉप सम ऑब्जेक्ट, किसी चीज को नीचे फेंकिए फ्रॉम सम हाइट, कुछ बुलंदी से, एंड ऑब्जर्व और देखिए इट्स मोशन, उसकी हरकत को। डज इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, डिक्रीजेस या उसकी वेलोसिटी कम होती है, और रिमेन्स कांस्टेंट या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। एज इट अप्रोचेस द ग्राउंड, जैसे वो जमीन तक पहुंचता है, तो अगर मैं पत्थर छोड़ू ऊपर से तो आस्ता तक क्या होता है, उसकी रफ्तार बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है ना। तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, गैलीलियो पहला साइंटिस्ट टू नोटिस, जिसने गौर किया था दैट कि ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, सारे के सारे आजाद गिरते हुए इस्हाम जो है हैव सेम एक्सेलरेशन, उनका एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है। समझ आया? इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मास, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मास मतलब, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मास का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मास का क्या मतलब है, उनके मासेस का ख्याल किए बगैर। ठीक है, ये तो देखो, मतलब एक्सेलरेशन उस पर डिपेंड नहीं करता। मेरी बात और से सुनना, मैं जमीन से सेम हाइट पे, ये हाइट अच्छा है, इस हाइट से मैं एक चूहे को और एक हाथी को फेंकता हूं, दोनों की हाइट क्या है, सेम। मतलब जमीन पर पहले चूहा पहुंचेगा, हाथी पहुंचेगा, हाथी पहुंचेगा। हाँ जी, चूहे वाला भी है हाथी। अभी तो देखो मेरी बात गौर से सुनना, सुन रहे हो, सुन रहे हो? देखो जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या थी, 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, यही थी बेटा। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही है। तो 2GH, हाइट दोनों की सेम है, G भी दोनों के लिए सेम है, और जिस वेलोसिटी से वो जमीन को टकराएंगे उस वेलोसिटी को हम V कह देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, V का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर। समझ आया? तो 2GH इज इक्वल टू V का स्क्वायर, यही है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, ये होगी। देखो इसके अंदर कहीं चूहे का मास आ रहा है, हाथी का मास आ रहा है, G कांस्टेंट, और ये कितना 10 होता है। समझ आया? और हाइट भी दोनों की सेम है, हाइट भी दोनों की, G भी दोनों के लिए सेम है, तो वेलोसिटी दोनों की सेम होगी नहीं होगी बेटे? दोनों सेम वक्त में जमीन पे पहुंचेंगे। अगर एक चूहे का मास 1 kg है और हाथी का मास 1000 kg है, सुन रहे हो, समझा भी दूं। हाथी के 1000 टुकड़े करो, कितने, हर टुकड़े का मास कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक हाथी को यूं समझो 1000 चूहे मूव कर रहे हैं, और एक चूहे को समझो कि एक मूव कर रहा है। 1000 चूहे इकट्ठे छोड़ोगे तो जमीन पे सेम वक्त में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? तो अब एक हाथी अगर 1000 चूहों के बराबर उसका मैच है, तो क्या वो एक चूहे के बराबर नहीं पहुंच सकता? मतलब जितनी फोर्स एक चूहे पे लग रही है, नहीं समझ आया? 1000 kg के 1000 एक kg के पीस करो, हर पीस पे सेम फोर्स लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी ना। तो भाई दोनों सेम वक्त में नीचे पहुंचेंगे। और जो, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही, G के फार्मूले में बेटा मास इंक्लूडेड है, बॉडी का मास इंक्लूडेड है। गौर से सुनो, जमीन से सेम हाइट, जमीन से
सेम हाइट पर कोई से दो इजसाम रखो और उनको बेशक आप एक पर फेंको और एक हाथी फेंको, अगर जमीन पे यहां पे एयर नहीं होगी, क्या नहीं होगी, हवा को रिमूव कर दो बेटा, जितनी देर में हाथी जमीन पे पहुंचेगा उतनी ही देर में पर भी जमीन पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि पर को रोकने वाली ये हवा नहीं है। यह हवा की वजह से पर देर से पहुंचता, हाथी जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन जब हवा नहीं होगी तो हर चीज, वो चीजें जिनकी हाइट क्या होगी, सेम होगी जमीन से, वो जमीन पर एक ही वक्त में पहुंचेगी। मास पर डिपेंड ही नहीं करता। देखो फॉर्मूले में v इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। जिस वेलोसिटी से जमीन के साथ टकराएंगे वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2g। नजर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो देखो इसके अंदर मास है, कहीं m है, हाथी का मास, चूहे का मास कहीं पे नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? जब ये मास ही नहीं है तो बेटा जो वेलोसिटी है जिसके साथ जमीन को टकराएंगे दोनों की सेम है। जिस रफ्तार के साथ जमीन को टकराएंगे वो दोनों के मास पर डिपेंड नहीं करती, दोनों की हाइट पर डिपेंड करती है। किस पे? इस फार्मूले को देखो जो मैंने अभी निकाल के दिया कि जो v है वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो v एज इट इज आ गया, ऐसा ही है। हाइट दोनों की सेम है, g भी दोनों का सेम है। तो जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है वो हाइट पे डिपेंड करती है। जब दोनों की हाइट सेम है तो दोनों की वेलोसिटी भी क्या होगी, नीचे जाकर टकराने की। जिस वेलोसिटी से वो जमीन को टकराएंगे, जिस रफ्तार से जमीन को, सेम नहीं होगी। फार्मूला दोनों के लिए यही यूज होगा, क्यों यहां फार्मूला यूज नहीं होगा। और याद रखना फिर गौर से सुन लो मेरी बात को कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता, हाइट पे डिपेंड करता है। किस पे? अब जिस बॉडी की हाइट ज्यादा होगी वो देर से पहुंचेगी, जिसकी हाइट कम होगी वो जल्दी पहुंच जाएगी, ये कह सकते हो। तो जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे, बॉडी के मास पे नहीं करती। इस बात को समझ जाओ, चूहा हाथी सेम टाइम में पहुंचे, समझ आ गया। और जो आप ना किसी को समझ है तो कहना हाथी 1000 kg का, चूहा 1 किलो का। तो 1000 kg को आप 1 किलो के 1000 पीसेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जब 1000 चूहे इकट्ठे छोड़ोगे तो क्या वो एक चूहे के बराबर टाइम में नीचे नहीं पहुंचेंगे? तो आप 1000 चूहों को मिला के हाथी बना दो, बस सिंपल सी बात है। तो जितनी देर एक चूहा लेगा उतनी वो 1000 kg का हाथी भी उतनी देर लेगा जितनी देर में एक चूहा नीचे आएगा। दोनों सेम टाइम लेंगे क्योंकि जी की वैल्यू डिपेंड करती है हाइट पे। किस पे? एक्सपेरिमेंटली प्रूवन रिजल्ट है भाई। जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे। अगर एयर रिमूव कर दी जाए तो दोनों चीजें सेम वक्त में जमीन पर पहुंचेंगी। समझ आ गए? अब सुने जरा। तो ही ड्रॉप्ड वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैसेज फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये एक टावर है जर्मनी में, ठीक है, सुन रहे हो? टेढ़ा ऐसे हुआ, वैसे बिल्कुल सीधा नहीं, ऐसे वो इसके ऊपर गया और उसने क्या किया, मुख्तलिफ चीजें फेंकी ऊपर से नीचे, ठीक है। लीनिंग कहते हैं झुका हुआ, पीसा का टावर जो है। He found that all of them reached ground at the same time. उसने देखा सारी चीजें एक ही वक्त में जमीन पे पहुंची। The acceleration of freely falling objects is called gravitational acceleration. ये दूसरी डेफिनेशन है, पहले मैंने आगे लिख दी है। It is denoted by small g. इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। On the surface of Earth, जमीन की सतह पर its value is approximately 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे हकीकत में 9.8 होती है। For freely falling, सुन रहे हो? For bodies falling down freely, g is positive and the negative for bodies moving upward. वो बॉडी जो डाउनवर्ड मूव करेंगे उनके लिए जी क्या पॉजिटिव है, और जो अपवर्ड मूव करेंगे उनके लिए जी क्या नेगेटिव है। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी या फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो वी एफ इज इक्वल टू वी प्लस जी टी मैंने लिख के दे दिया, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिख के दे दिया, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमने कर लिया। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो, बेटा चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। ग्रेविटी की डेफिनेशन नहीं थी, मैंने लिख दी। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मैंने, फ्रीली फॉलिंग मोशन की मैंने लिख दी है, ठीक है। मैं बताया जी कब पॉजिटिव होगा, जी कब नेगेटिव होगा, समझ आ गया? अच्छा, सो आगे चलें। अब आपने कहा था सर वो 2.9 जो है वो न्यूमेरिकल सही सॉल्व नहीं हुआ, तो ये 2.9 को भी देख लेते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल देखें, ये कह रहे हैं इस ग्राफ से आपने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड्स। टाइम एक्सिस कहां पे है अहमद? टाइम एक्सिस कहां पे? ये वाला टाइम एक्सिस है, ये वाला टाइम एक्सिस।
10 सेकंड्स कहाँ पे पूरे हो रहे हैं? यहाँ पे 10 सेकंड के बिल्कुल ऊपर कौन सा पॉइंट है? ए। अब मुझे बताओ ए पे टाइम है 10 सेकंड्स और वेलोसिटी कितनी है? 60 मीटर पर सेकंड। शुरू कब किया था? ओ पर टाइम क्या था? 0 और वेलोसिटी क्या? 0 मीटर पर सेकंड। ऐसा ही है। अब बेटा एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? स्लोप के। किसके बराबर होता है? तो पहले 10 सेकंड में जो एक्सेलरेशन है, मैंने कल भी आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूं आपको कि जो एक्सेलरेशन होता है वो बराबर होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ के। तो जो एक्सेलरेशन पहले 10 सेकंड में a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। स्लोप किसके बराबर होगी जी? राइज डिवाइडेड बाय रन के। राइज क्या था? राइज देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 16। ए पे वेलोसिटी 16 है और ओ पे क्या? 0। ए पे टाइम क्या? 10 है और ओ पे टाइम क्या? 0। सुन रहे हो? 16 डिवाइडेड बाय 10 आंसर कितना आ गया? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी अहमद, इसमें क्या मसला? देखो फिर देखो, मैं दोबारा बताता हूँ। ये बेटा आपका वाई एक्सिस पे फाइनल पॉइंट है। ये वाला पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। दिस पॉइंट नजर आ रहा है? ये वाला पॉइंट यहां पे, ये आपका फाइनल पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट क्या आपका ग्राफ पे? ये वाला पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट है। सुन रहे हो? अब इस पॉइंट ए पे देखो वेलोसिटी क्या? 16 मीटर पर सेकंड और ओ पे वेलोसिटी क्या? 0 मीटर पर सेकंड। तो मैं राइज कैसे निकालूंगा? राइज बराबर होता है किसके? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये राइज है आपका। फाइनल क्या? 16 और इनिशियल क्या? 0। ये राइज आ जाएगा। रन कैसे निकालेंगे? फाइनल टाइम क्या? 10। इनिशियल टाइम क्या था? 0। तो 10 माइनस 0। ठीक है। अब राइज डिवाइडेड बाय रन कर लो तो स्लोप आ जाएगी। यही स्लोप है और ये किसके बराबर होगी? ये एक्सेलरेशन है। अब राइज कहता है 16 माइनस 0 16 आ गया और रन किया 10 है। आंसर क्या आ गया? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर कहता है इट्स डिसेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स। लास्ट 2 सेकंड्स कहां से शुरू हो रहे हैं? यहां से। अगर मैं इसको बी कह दूं तो यहां से ये लेंथ कितनी है? 2 सेकंड्स। मतलब ये 28 सेकंड्स को शुरू कर रहा है ये वाला पॉइंट। बी से डिसेलरेट करना शुरू किया। अब फाइनल पॉइंट क्या? सी। इस पे बॉडी रुक गई है। इनिशियल पॉइंट क्या? बी। समझ आया? तो अब भी जो डिसेलरेशन है वो किसके बराबर आएगा? स्लोप के बराबर आएगा ऑफ लाइन बीसी। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ बीसी। अब बीसी की स्लोप किसके बराबर होगी? राइज डिवाइडेड बाय। राइज कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी क्या? 0। सी के सामने क्या? 0। बी के सामने क्या? 16 मीटर पर सेकंड। फिर मेरी बात समझो नहीं समझे? क्लियर हुआ? ये बी है यहां पे। तो इसके सामने अब फाइनल पॉइंट ये था, इसके सामने वेलोसिटी 0 है। तो फाइनल पॉइंट और वेलोसिटी हम पुट करेंगे 0 माइनस 16। ये फॉल आया असल में अब। और जब सी के ऊपर टाइम कितना हो गया? 30 और बी के ऊपर टाइम कितना था? 28। 2 सेकंड्स थे ना। समझ आया? तो मैं यहां पे ये लिख रहा हूं -16 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 2 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा? -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्लोप निकालनी है बस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगी। नहीं समझे? फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मूव करना। हाँ, इसमें अब एरिया का फार्मूला लगेगा। ट्राइपेजियम सबको नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही? कौन सी ट्राइपेजियम है? ओ ए बी सी ओ। ये नजर आ रहा है सबको? ओ किधर है? ये ए बी सी। ये रेड लाइन ग्राफ है। इसके नीचे नीचे जो एरिया ये वाला, इससे आपका डिस्टेंस आएगा।
तो दो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? ये वाली नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन दूसरे, ऐसा ही है। तो एरिया जो टोटल डिस्टेंस है वो बराबर होता है एरिया अंडर द ग्राफ के। तो एस किसके बराबर आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, नाम क्या? O A B C O। ट्राइपेजियम का एरिया बराबर होता है दो पैरेलल साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई उन दोनों में डिस्टेंस कितना है। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं? ए बी पैरेलल है ओ सी के, इन दोनों का सम ले लो। ऊपर क्या आ जाएगा? ए बी प्लस ओ सी डिवाइडेड बाय 2, और दोनों में डिस्टेंस कितना? इसको बेशक डी कह दो, दोनों में डिस्टेंस कितना? ए डी। अब बेटा गौर से सुने, ए बी कितने देखो 18 सेकेंड्स, ऐसा ही है, और ओ सी कितना 30 सेकेंड्स, ऐसा ही है। ऊपर कितना आ जाएगा? 18, ऐसा ही है। ये कितना आ जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 2। एडी कितना? 16, चेक कर ले 16। हाइट कितनी है? समझे हो या नहीं समझे? अब दूसरे वाला देखें, ऊपर आ गया 48 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विद 16, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 4 टू द 8, 16 को 24 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 4 द 24, 6 2 द 12 प्लस 2 144। सुन रहे हो? 4 8 3 384 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी 384 मीटर्स है। अब उन्होंने कहा एवरेज स्पीड निकालें। क्या निकालें? टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया बॉडी ने? 384। टोटल टाइम कितना मूव किया? 30 सेकंड्स नहीं है एक्स एक्सिस पे, और टोटल टाइम कितना मूव किया भाई? ये देखो 30 सेकंड्स लिखा। अब टोटल डिस्टेंस आपने निकाल लिया एरिया से, तो जो एवरेज स्पीड होती है वो बराबर होती है किसके? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 384 मीटर्स है और टोटल टाइम कितना लगा? 30 सेकंड्स। प्रॉब्लम किसी को? अब भाई इसको कैलकुलेट कर लो, एवरेज स्पीड है ये, कर लोगे? प्रॉब्लम बस यही 4 सवाल थे। 12.8 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ आया तो दोबारा था। आया समझ? अब बेटा असल चीज जो मैंने आपको करवानी थी वो ये है, देखें 2.10 आपका न्यूमेरिकल, ए कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं 5 स्टेप है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। पहला स्टेप न्यूमेरिकल को 3 दफा पढ़ो। ए बॉडी ये कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट्स, मतलब उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन पैदा होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी यूनिफॉर्मली। कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू कितनी दे दी? ए की वैल्यू कितनी दे दी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दी। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स। टाइम भी दे दी, टाइम भी दे दिया, नहीं दे दिया? अब क्या कहता है? वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, कौन सी? फाइनल वेलोसिटी। अब मेरी बात गौर से सुने, जब आपने न्यूमेरिकल 3 दफा पढ़ लिया तो आपने फिर एक फिगर ड्रॉ करनी है। दूसरा स्टेप क्या? फिगर ड्रॉ करनी है, बॉडी मूव कर रही है। उसने कहा ए बॉडी इज मूविंग, इज ट्रेवलिंग, ए कार इज ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी है, कौन सी? यहां पे क्या मिलेगी? फाइनल वेलोसिटी। यहां पे क्या मिलेगी? इनिशियल वेलोसिटी। समझ आया नहीं यार? क्या मिलेगा? डिस्टेंस। क्या मिलेगा? टाइम। और बीच में क्या होगा? एक्सेलरेशन। 5 चीजें। अब ट्रेवलिंग किस पे है? 10 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। टाइम कितना दे दिया? 5 सेकंड्स। चेक करें, लास्ट पे 5 सेकंड्स लिखे हुए आपको नजर आएंगे।
इनिशियल वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दी है, एक्सेलरेशन दे दिया नहीं दे दिया। अब बेटा आपसे पूछ क्या सकते थे, कितनी चीजें रह गई हैं, 3 चीजें दे दी हैं, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। आपसे डिस्टेंस पूछ सकते हैं कितना बॉडी ने मूव किया 5 सेकंड्स में, और ये पूछ सकते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या। तो पहला काम क्या था, न्यूमेरिकल को 3 दफा पढ़ना। न्यूमेरिकल को 3 दफा पढ़ने के बाद दूसरा काम आपका क्या होता है, अननोन्स और नोन्स को अलग करना, अननोन्स और नोन्स को अलग करना। मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई, क्लियर हुआ नहीं हुआ। फिर डाटा लिखना, ठीक है। डाटा में सबसे पहली चीज क्या है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा 5 सेकंड्स। सुन रहे हो जी। अब बेटा 2 चीजें अननोन है, एक डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी और दूसरा फाइनल वेलोसिटी। उन्होंने पूछा 5 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, देखो पढ़ो न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ ली, डिस्टेंस पूछा ही नहीं है, हालांकि डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई। ये 3 स्टेप्स आपने कर लिए, पहला न्यूमेरिकल पढ़ा, दूसरा शक्ल बनाई, तीसरा उसमें क्या किया, नाउन्स और अननाउन्स की को अलग किया और डाटा लिख दिया। चौथा स्टेप है बेटा आप 5 की 5 इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां पे लिखे। पहली क्या थी, पहली क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी क्या थी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी एफ टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। जब वी एफ आएगा तो माइनस आएगा। तीसरी क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और ये s इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विद t। बताओ फाइंड क्या करना है, 2 चीजें अननोन है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही, कितनी चीजें अननोन है, तो ये आपने चौथा स्टेप किया। पहला स्टेप था पढ़ना, दूसरा स्टेप था शक्ल बनाना, तीसरा स्टेप है डाटा लिखना, चौथा स्टेप है चारों की चारों इक्वेशन लिख देना, और 5वां स्टेप गौर से सुनना। चीजें अननोन कितनी है, 2। आपने फाइंड क्या करनी है, फाइनल वेलोसिटी। फाइंड क्या करनी है, मुझे वो इक्वेशन बताओ जिसमें डिस्टेंस नहीं है। जो फाइंड नहीं करना वो इक्वेशन ढूंढो जिसमें डिस्टेंस नहीं है। आप क्या ढूंढोगे, मेरी बात गौर से सुन लो, कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, 2 अननोन है ना, जिसको मालूम करना वो नहीं, दूसरा ऐसा ना वो मालूम नहीं कर, ढूंढो कौन सी इक्वेशन है जिसमें एस नहीं है। ये 4 इक्वेशंस में एस मौजूद है, इनमें एस 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 एस, कौन सी इक्वेशन समझ आ गया, लिखो सॉल्यूशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मोशन, बल्कि फर्स्ट भी लिखने फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइंड वी एफ ही करनी थी ना, वी एफ एज इट इज, वी आई क्या था 10, ए क्या था 2, टाइम क्या 5, वी एफ इज इक्वल टू 10 प्लस 10, आंसर कितना आ गया मीटर पर सेकंड। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। अगर कहते तो डिस्टेंस भी फाइंड करके देता हूं, डिस्टेंस कितना मूव किया। अब डिस्टेंस फाइंड करना ना, फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं करनी, वो इक्वेशन बताओ जिसमें फाइनल वेलोसिटी ना हो और डिस्टेंस हो। फाइनल वेलोसिटी ना हो, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है मोशन, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं आती। तो क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या कहती है इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ना,
VI क्या था 10 था, टाइम क्या था 5 था, हाफ एज इट इज आ गया, A2 था और टाइम 5 का स्क्वायर आ जाएगा। S इज इक्वल टू 50 प्लस 2 1 2 2 1 2 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 75 मीटर्स का डिस्टेंस मूव किया बॉडी ने 5 सेकंड के अंदर। कुछ समझ आया? अननोन्स कितने थे? 2। जब VF फाइंड करना है ना, तो जो फाइंड करना उसको नहीं, वो ढूंढो जिसमें जो फाइंड नहीं करना वो नहीं है। 2 अननोन थे ना, जो फाइंड करना उसको छोड़ दो, जो फाइंड नहीं करना ना उसको जेन में रखो और वो इक्वेशन ढूंढो जिसमें जो फाइंड करना है वो नहीं है, जो फाइंड नहीं करना वो नहीं है, जिसको मालूम नहीं करना वो नहीं होना चाहिए ना। मेरे बीच में मालूम नहीं करना है, हमने वो इक्वेशन ढूंढी जिसमें ऐसा नहीं है, तो 4 इक्वेशन तो वैसे ही फारग हो जाएंगे, एक बचेगी बस जिसमें ऐसा नहीं होगा। समझ आ गया? फिर जब आपने एस फाइंड करना, VF फाइंड नहीं करना, तो फिर वो इक्वेशन ढूंढो जिसमें VF नहीं है। 4 इक्वेशन वैसे ही फारग हो जाएगी, एक बचेगी, तो सेकंड इक्वेशन। समझ आया कुछ या नहीं आया? अब हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको मेरी बात पर ज्यादा समझ आए। ये देखो, फाइनल इलास्टिक कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, भैया ये एग्जांपल नंबर 2.11, ए ट्रेन स्लोज डाउन, क्या फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम, तो फ्रॉम जहां से कहा जा रहा है ना बेटा, वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन किसे कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम पूछा जा रहा है, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या पूछा जा रहा है? हाउ लॉन्ग जब भी पूछा जाए मतलब आपसे टाइम कितना वक्त लगा, विल इट टेक टू अटेन स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। चल किस पे रही थी? 80 पे, ब्रेक मारी तो कहता है फाइनल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर होने में कितनी देर लगेगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल क्या 20 किलोमीटर पर आवर। समझ आ नहीं है? डिसेलेरेशन क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम पूछ लिया, कितना वक्त लगेगा वेलोसिटी में इतनी कमी आने में, तो न्यूमेरिकल तो आपने समझ लिया। अब हम जरा शक्ल बनाते हैं तो ज्यादा बात समझ आ जाएगी। ट्रेन जी ब्रेक कब लगी? गौर से सुनना, वही 2 डब्बे बनाऊंगा, शुरू में एक डब्बा होगा और एक आखिर में। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी चाहिए, बीच में डिस्टेंस भी होगा, टाइम भी होगा और एक्सेलरेशन भी होगा। उन्होंने बता दिया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, मतलब नेगेटिव 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, रिटार्डेशन है ना, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस कितना मूव किया ये भी फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर दे दी गई है। न्यूमेरिकल दोबारा पढ़ लीजिएगा। 2 चीजें अब भी अननोन है, डाटा लिखेंगे। पहला काम मैंने न्यूमेरिकल पढ़ा, दूसरा काम मैंने शक्ल बना दी, तीसरा काम आप क्या लिखेंगे? डाटा लिखेंगे। डाटा में क्या लिखूंगा? सबसे पहले एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव है, बॉडी की स्पीड कम हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर, पर आवर का मतलब क्या? डिवाइडेड बाय आर। बेटा हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। याद है किलो की क्या वैल्यू होती है? किलो की क्या वैल्यू होती है? प्रीफिक्सेस 1000 नहीं होती, 10 की पावर 3, भूल गए हो? किलो की वैल्यू भूल गए हो? फर्स्ट चैप्टर प्रीफिक्सेस वाला 7 मीटर एज इट इज आ जाएगा। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स, याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, किलो इज इक्वल टू 1000 मैंने डाल दी, और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स मैंने डाल दी। 2 0 से 2 0 काट गए। समझ आया नहीं आया? प्रॉब्लम है किसी को? है तो पूछ लो। क्लियर? अच्छा, मैं ज़रा थोड़ी सी कैलकुलेशंस करूंगा। 80 जो है इसके फैक्टर्स बनाओ, 40, 20, सुन रहे हो, 10, 5, 1, ठीक है। फिर ऊपर पे 10 है तो 10 के तो मैं दोबारा लिख लूंगा। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे जी? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। मेरी कुछ बात समझ आई नहीं आई? सो मेरे पास जो ऊपर 80 है उसके फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 4 आएगी, तो लिख लेते हैं इसको ऐसे एज इट इज।
2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5, फिर जो 60 10 है वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 36 का 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर का यहाँ पे 2 बच जाएगा, और सुन रहे हो ऊपर क्या आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, बल्कि 2 का क्यूब आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 को किससे मल्टीप्लाई कर लो 25 से, तो आंसर आ जाएगा 200। 200 को 9 से डिवाइड कर लो, 200 को, तो मीटर पर सेकंड में आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या, ये कन्वर्ट करना है आपने मीटर पर सेकंड में, सुन रहे हो मेरी बात। अब बेटा मैं आपको एक कहते हैं कैलकुलेटर से सिंप्लीफिकेशन भी कर देता हूँ। ऊपर क्या था न्यूमरेटर में हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर, 36 को मल्टीप्लाई किया हमने किससे 1000 से, और डिवाइड कर लिया किससे 36 था 80 था, 80 नहीं था न्यूमरेटर में, 80 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइडेड बाय 3600। क्लियर हुआ? 22.22 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 22.2 मीटर्स पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 20 किलोमीटर्स पर आवर है। ठीक है बेटा, आमद किलो की क्या वैल्यू है, 10 की पावर 3 1000 होता है ना, क्या मैंने 1000 डाल दिया, और 1 आवर की वैल्यू क्या होती है सेकंड्स में, ये लिखिए 3600 सेकंड्स। मैं दोबारा यही चीज यहां मेंशन कर दूं इसके सामने। अब दोबारा से मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर पे आपको कैलकुलेट करके दे देता हूं। देखें 20 मल्टीप्लाई 1000, यही है ऊपर न्यूमरेटर में, और डिवाइड कैसे करना है 3600 से, 5.55, तो 5.6 भी कर सकते हो। तो जो स्पीड आ गई है वो 5.6 मीटर पर सेकंड आ गई है। प्रॉब्लम किसी, देखें एक्सेलरेशन भी मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मिल गई। अब टाइम हमें नहीं पता कितना लगेगा, और डिस्टेंस भी हमें नहीं पता, दो चीजें अननोन। उन्होंने पूछा था हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ठीक है, तो हमसे उन्होंने कहा टाइम मालूम करके दो, हमने डिस्टेंस मालूम नहीं करना। मैं 5 की 5 इक्वेशंस आपके सामने लिखने लगा हूं। चौथा स्टेप, VF इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन क्या थी, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इज इक्वल टू VFT माइनस हाफ AT, S इज इक्वल टू VF प्लस VI डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई T। अब लिख लो 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। देखे हमें T फाइंड करना है, S फाइंड, वो इक्वेशन बताओ जिसमें S ना हो, चलिए T और S है ना, T फाइंड करना है, S नहीं करना, वो बताओ जिसमें S नहीं है। इन चार में S है, सुन रहे हो? तो मैं सॉल्यूशन लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। हमें निकालना है क्या, T निकालना, बोलो भाई, वैल्यूज पुट करो। VF क्या है 5.6, VI क्या था 22.2, A क्या है -2, और T क्या है फाइंड करना है। 5.6 माइनस 22.2, सुन रहे हो, इज इक्वल टू -2T। वो सुन रहे हो, इधर भी -2 से डिवाइड करो, इधर भी टोटल को -2 से डिवाइड करो, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब पहले बेटा देखे मेरी बात सुने, 5.6 में से 5.6 में से हम माइनस करेंगे 22.2 को, आंसर माइनस आया। अब इसको डिवाइड करेंगे किस पे, माइनस किस पे, -16.6 था, 5.6 माइनस 22.2
डिवाइडेड बाय माइनस 5.6 माइनस 22.2 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, 8.3। अब नेगेटिव ऊपर पहले क्या है, देखो इसका आंसर आएगा -16.2। जब 2 पे डिवाइड करोगे उसको -2 पे माइनस से माइनस कट जाएगा, बड़ा है ना 22.2, तो अब ये t बराबर आ जाएगा कितना, 8.2 या 8.1, 8.3, 8.3 सेकेंड्स, ये आपका टाइम लगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि क्या हमने ठीक किया गलत किया। ये देखें, कन्वर्ट किया उसको 22 5.6 एक्सेलरेशन टाइम 8.3 सेकेंड्स, प्रॉब्लम किसी क्लियर हुआ। अब आपसे बंदा कहता है नहीं डिस्टेंस भी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो कर लेते हैं वो इक्वेशन जिसमें टाइम नहीं है। ये बताओ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो इक्वेशन ढूंढो जिसमें टाइम नहीं है। तीसरी इक्वेशन नहीं है ना, टाइम और डिस्टेंस में करना था ना, नहीं समझे। तो अब मैं यहाँ कहूँगा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या जी इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस, और s किसके बराबर आ जाएगा, vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यूज पुट कर लो, vf क्या था 5.6 होल का स्क्वायर, vi क्या है होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। अब 5.6 का स्क्वायर क्या आएगा जी, देखें 5.6, मुझे इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्क्वायर कितना आ गया, स्क्वायर रूट लिए स्क्वायर लिए स्क्वायर ले लिया 31.36, क्या है, तो मेरे पास जो s है ये बराबर आ गया 31.36 माइनस 22.2 का भी ले ले, 22.2 का भी स्क्वायर ले लो, तो क्या आया 492.84, 484 डिवाइडेड बाय -4, दोनों के साइन डिफरेंट थे ना, तो -4 आएगा। अब मैं क्या करूंगा मेरे पास जो 31.36 आया हुआ, मैं इसमें से माइनस करूंगा 492.84, 492.84, आंसर माइनस में आ गया। ऐसा ही है, मेरी बात समझ आई नहीं है। सो इसको अब हम डिवाइड करेंगे किस पर, -4 पर, सुन रहे, तो क्या रिजल्ट आता है 115.37, तो ये रिजल्ट आपका 115.37 मीटर्स का डिस्टेंस बॉडी ने मूव किया, ठीक है जी। ये बेटा आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। फिर आगे सवाल है, ए बाइसाइकिल एक्सेलरेट्स, क्या एक्सेलरेट मतलब उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी, क्या थी 4 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड्स, कितने सेकंड्स के लिए, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, एक्सेलरेशन मिल गया, टाइम मिल गया, दो चीजें अननोन है, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय इट ड्यूरिंग द दिस इंटरवल ऑफ टाइम, दो चीजें अननोन है, या फाइनल वेलोसिटी पूछ ले या डिस्टेंस पूछ ले, शक्ल बना ले, ये लो
इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ये सिचुएशन बनती है, यहां से वी आई मिलेगी, यहां पे टाइम भी होगा, डिस्टेंस भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। 1 मीटर पर सेकंड दिया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड आपको न्यूमेरिकल में दी हुई है, चेक कर लो। ये टाइम कितना लगा, 10 सेकंड्स। सुन रहे हो? तो क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना। डाटा लिख लोगे, जो मालूम है उन्हें पहले लिख लेना, और जो ना मालूम हो, टाइम ना मालूम है, डिस्टेंस ना मालूम है, टाइम नहीं, टाइम तो दिया हुआ ना 10 सेकंड्स, क्या ना मालूम है, डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी, ये दोनों। तो 5 फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो वो इक्वेशन हम बोल रहे हैं जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं होती, कौन सी है, सेकंड है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई क्या 4 मीटर पर सेकंड, टाइम क्या 10, हाफ ए क्या 1, टी क्या 10 स्क्वायर 40, हाँ 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 वैसे रहेगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 1 2 50, 90 मीटर्स डिस्टेंस आ गया। सब 50 को देखो ना, 40 प्लस 50 90 होगा, सुन रहे हो, चेक कर लो, यही आया या कुछ और आया, 90 मीटर्स। आसान, 5 स्टेप्स पूरे करोगे जवाब मिल जाए। अब एक चीज रहती थी, वो क्या जी, वो हमसे फाइनल वेलोसिटी भी पूछ सकते थे। अब वो इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ जिसमें डिस्टेंस नहीं है, फाइंड ये करना है ना, तो ये तो नहीं ना फाइंड करना, इस पे क्रॉस लगा मालूम करो जिसमें एस नहीं है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल, वी आई क्या था 4, ए कितने 1, टी कितने 10, तो 4 प्लस 10 कितना हो गया 14 मीटर पर सेकंड है फाइनल वेलोसिटी साइक्लिस्ट की आफ्टर 10 सेकंड्स, और यही आएगी इंशाल्लाह। प्रॉब्लम किसी को, एग्जांपल नंबर 2.13, a car travels with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। if then accelerates, समझ आ गया, यूनिफॉर्मली and travels at a distance of 50 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी दे दी 5 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस दे दिया 50 मीटर्स। if the velocity reached is 15 मीटर पर सेकंड, जो फाइनल वेलोसिटी, रीच्ड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वो कितनी 15 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, डिस्टेंस मिल गया, फाइनल वेलोसिटी मिल गई। अब कितनी चीजें रह गई, 2 चीजें रह गई, 5 चीजें थी ना टोटल, 3 मिल गई, 2 रह गई। अब 2 कौन सी रह गई, टाइम रह गया और एक्सेलरेशन रह गया। नहीं नहीं, इधर ही कौन है, भाई है उसका शेरोस, उनको कह इधर ऑफिस में बैठे थोड़ी, या उनको इधर भेज दे। सो इनिशियल वेलोसिटी मिल गई है, फाइनल वेलोसिटी मिल गई है, डिस्टेंस मिल गया, 2 चीजें रह गई है, टाइम कि कितनी देर लगी है फाइनल वेलोसिटी होने में, और एक्सेलरेशन। देखिए मैं आपको डाटा बना रहा, कहता फाइंड द एक्सेलरेशन इन अ टाइम। देखो एक्सेलरेशन पूछ लिया और टाइम पूछ लिया, दोनों चीजें पूछ ली हैं। सुन रहे हो? तो बेटा फिगर बनाने में मैंने आपको पहले बताया क्या करना है, 2 डब्बे बनाने हैं, ये पहला और ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी है, बीच में टाइम होगा और डिस्टेंस होगा और एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन हमें कोई नहीं पता और टाइम हमें कोई नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इस बॉडी की, 5 मीटर पर सेकंड, ऐसा ही है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, एंड द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इज 50 मीटर्स। चेक करें, यही है 50 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड द टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। सो 2 चीजें अननोन है, एक्सेलरेशन एंड टाइम। फाइंड क्या करना है, पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है? बोलो, एक्सेलरेशन, तो टाइम पे क्रॉस लगाओ, वो इक्वेशन बताओ जिसमें टाइम नहीं है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी बुक पे, जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप प्रूव करते हैं तो पहली इक्वेशन जो मैंने कल लिख के दी थी, डाटा खुद ही लिखिएगा आप। सो 2as is equal to
वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यही है। सो अब बेटा पहली बात तो ये देखे फाइंड क्या करना था हमने, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ए को यहां पे रहने दो, ठीक है, और 2s वहां जाके सबको डिवाइड करेगा, ए यहां पे रहेगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। क्लियर हो गया। अब वी एफ क्या हमारे पास 15, वी आई क्या हमारे पास 5, ठीक है, और एस कितना 50, वैल्यूज डाल दो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ क्या था 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स डिस्टेंस कितना है 50। क्लियर हुआ। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 25 डिवाइडेड बाय 100, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाए 225 में से 25 का 200 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। प्रॉब्लम किसी को। एंड नाउ द टाइम जो बॉडी ने लिया ट्रेवल करने के लिए, तो अब मुझे ये बताओ वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं आता। वो वही है जो मैंने भी लिखी थी, चौथी इक्वेशन। तो क्या है वो इक्वेशन क्या थी, बिकॉज वी नो दैट s इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स t, यही है। और मुझे टाइम फाइंड करना है, ऐसा ही है ना। तो क्या होगा, ये 2 जाके s से मल्टीप्लाई होगा 2s आ जाएगा, और ये वी एफ प्लस वी आई पूरी ब्रैकेट नीचे चली जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू t। अब s कितना था 50, वी एफ कितना था 15, वी आई कितना था 5, दिस इज इक्वल टू t। एंड नो t इज ऊपर 100 आ गया, 15 प्लस 5 कितना हुआ 20, 0 से 0 कटा 5 आ गया 5 सेकेंड्स। लेकिन ये फॉर्मूला मुझे नहीं लगता आपकी यहां पे इक्वेशंस में यूज हुआ होगा। पहले तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, और दूसरे में पहली इक्वेशन क्योंकि आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया था तो उसको पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कर लिया गया, ठीक है। 5 सेकंड्स ही है, हमने भी 5 ही निकाले, हमने कौन सा कोई अलग निकाले। सो जनाब वी हैव डन द न्यूमेरिकल्स। द 2.14 A stone is dropped from the top of a tower. The stone hits the ground after 5 seconds. Find क्या the height of the tower, the velocity with which the stone hits the ground। दो चीजें फाइंड करनी है, सुन रहे हो। बस एक चीज उन्होंने दी है कि कितने सेकंड्स बाद जमीन को हिट किया, 5 सेकंड। ना इनिशियल वेलोसिटी दी, ना एक्सेलरेशन दिया, सिर्फ एक चीज दे के कितनी चीजें पूछनी है। तो भाई साहब मैंने आपको पहले बताया था कि डायग्राम बनाएं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। बेटा इनिशियल वेलोसिटी आपने हमेशा खुद लिखनी है 0 मीटर पर सेकंड, जी आपका पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, सुन रहे हो। टाइम कितना दे दिया 5 सेकंड। तो 3 चीजें तो आपको खुद पता चल गई। हाइट फाइंड करनी है टावर की, और फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। डाटा बन गया, लिख लोगे ना आप। अब मुझे बताओ पहले क्या फाइंड करूं, हाइट फाइंड करूं या फाइनल वेलोसिटी फाइंड करूं, बोलो। चलो मैं न्यूमेरिकल से पता कर लेता हूं। उन्होंने पहले कहा हाइट फाइंड करो, ठीक है जी, हाइट फाइंड करते हैं। हमने फाइनल वेलोसिटी नहीं निकालनी। बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। पांचों की पांचों लिखो। ये पांचों इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने। वो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके अंदर फाइनल वेलोसिटी नहीं है, दूसरी इक्वेशन, और इसकी जगह पे h आ जाएगा बस। सुन रहे हो। So now we will write the second equation of motion, that is height is equal to VIT plus half GT square। G पॉजिटिव होगा, हाइट एज इट इज आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना 5 सेकंड्स, प्लस हाफ जी कितना था 10, और टाइम कितना 5 का स्क्वायर। भाई 0 को 5 से करो तो आंसर 0 ही आ जाएगा। 2 1 द 2 2 5 द 10। और बोलो तो सही, अब 5 का स्क्वायर 25 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है 50 मीटर ऊंचा टावर है। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज क्या फाइंड करनी थी, फाइनल वेलोसिटी। मुझे वो इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ जिसमें हाइट नहीं है, जो डिस्टेंस नहीं है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन
सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, लेकिन यहाँ क्या बन जाएगा जी टी, है ना। तो वी एफ एज इट इज आ जाएगा, वी आई क्या है 0 है ना, और जी कितना था 10 है ना, और टाइम कितना लगा भाई 5 सेकेंड्स, तो 10 5 था 50 मीटर। क्लियर हो गया कैसे फाइंड करना है? सर टाइम दिया था, इनिशियल वेलोसिटी खुद लिखनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपने खुद लिखना है, ठीक है। लो भाई न्यूमेरिकल क्या चेक कर लो भाई, हाइट कितनी, फाइव का स्क्वायर कितना होता है 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना था, सॉरी मुझसे गलती हुई, 2 5 का 10 होता है ना यार जी, और मैंने ऊपर वो 2 लिखा हुआ, इधर क्या आना था 5, तो 25 को 5 से किया तो 125, कैलकुलेशन एरर, बाकी ठीक है, ठीक है भाई। सो 50 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी। आगे वाला सवाल देखें, a boy throws a ball vertically upward, it returns to the ground after 5 seconds। उसने बॉल ऊपर फेंकी और 5 सेकंड बाद बॉल नीचे आई। इस न्यूमेरिकल को समझना आपने, देखा क्या किया गया, बॉल को ऊपर फेंका गया, बॉल सीधी ऊपर गई और फिर इसी रास्ते पे किधर आई, वापस आ रही। जाने में कितना टाइम लगा, सोचो, उसने बॉल फेंकी 5 सेकंड बाद वापस जमीन को बॉल आकर टकरा गई, तो आधा टाइम जाने में लगा और आधा टाइम मतलब 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड लगे ऊपर जाने में और 2.5 सेकंड लगे नीचे आने में। अब मुझे बताओ जाने वाला टाइम काउंट करूं, आने वाला टाइम, टोटल 5 सेकंड है, ठीक है। जब नीचे से ऊपर बॉल को फेंका गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू क्या होगी -10 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा जी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, जी आपने खुद लिख लिया ऊपर के लिए, टाइम आपको मिल गया। अब आपसे पूछ के सकते हैं, हाइट पूछ सकते हैं टावर की, तो मैक्सिमम हाइट जो उसने अटेन की है, ठीक है। देखो बेटा फाइनल वेलोसिटी लिख ली, एक्सेलरेशन लिख लिया, टाइम लिख लिया, हाइट रहती है और क्या रहता है, इनिशियल वेलोसिटी रहती है जिससे फेंका ना ऊपर को। तो बताओ हाइट फाइंड करूं या इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करूं? अब वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं आती? ये वो इक्वेशन है जो मैंने आपको कल फर्स्ट फिगर से प्रूव करके दी थी। कैसे? तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो वी एफ क्या था 0, वी हमने फाइंड करना है, जी टी आएगा, जी कितना -10 और टाइम कितना लगा 2.5, दोनों को मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा 25 माइनस में होगा उधर जाकर प्लस 25, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 25 मीटर पर सेकंड। प्रॉब्लम किसी क्लियर हुआ? फिर अब हमने हाइट कैलकुलेट करनी है, लेकिन दो चीजें अननोन थी। अब वी आई ढूंढो, वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें वी आई नहीं है? तो वो आपकी इक्वेशन नंबर जो मैंने कल आपको प्रूफ करके दी थी कि S इज इक्वल टू वी एफ टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाइट फाइंड करनी है ना, तो ये क्या बन जाएगा, S की जगह पे H आ जाएगा, वी एफ आपकी वैसे 0 है, टाइम कितना लगा 2.5 माइनस हाफ, जी कितना -10 और टी कितना 2.5 का स्क्वायर। बोलते क्यों नहीं हो जी? ठीक है जी। सो ये तो 0 हो गया, हाइट विल बी इक्वल टू, ये देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव और 2 1 2 2 5 का 10, 2.5 का स्क्वायर कर लो। अब 2.5 असल में ये होता है जी 5/2, तो 5 मल्टीप्लाई 5/2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 को 5 से किया 125 को आप डिवाइड कर लें 4 से, तो क्या रिजल्ट आता है? ये मीटर्स में आपकी हाइट होगी, ठीक है। नहीं समझे? क्या समझे? यही आपका आंसर है। क्या कहा मैंने? 2.5 का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाइड विद डिवाइडेड क्यों, मल्टीप्लाइड विद 5, तो 31.25।
25 मीटर पर सेकंड, 31.25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।